हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। डीएलएड और यूपी टेट, ये जो मैथ होगा वो यूपी टीएड, डीएलएड एवं टेट के लिए होगा। तो ये जो क्लासेस होंगे वो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर तक जितने भी मैथ है वो हम आपको पढ़ाएंगे, और उसमें से डीएलएड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, और टैट में भी जो पूछे जाते हैं बीच बीच में वो क्वेश्चन मैं कराता रहूंगा, ताकि आपकी सारी तैयारी डीएलएड प्लस डीएलएड आप तैयार हो जाए अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद टीटी भी आप तैयार कर लीजिए साथ ही साथ। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो पहली चीज आती है वो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसे गिना जा सके, मतलब प्राकृतिक संख्या वो होती है जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, अर्थात ऐसी संख्याएं जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। तो ये पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या पूर्ण संख्या। यदि हम इन संख्याओं में 0 मिला दें तो ये संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या ये कहलाती हैं। अर्थात पूर्ण संख्या वह संख्या है, शून्य सहित जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपकी तीसरी जो संख्या होती है वो होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किस संख्या को कहते हैं? ऐसी संख्या जो दशमलव व भिन्न में न हो। ठीक, दशमलव मतलब जैसे ये मान लीजिए 3.7 है, 0.5 है, 3/7 है, 4/7 है। तो इस फॉर्म में जो संख्याएं नहीं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो आशा करता हूं ये पूर्णांक संख्या भी आप समझ गए होंगे। तो जो पूर्णांक संख्या है वो यदि इसको इस तरह से यदि लिखा जाए तो बीच में 0 होगा। अगर आप इधर आएंगे तो संख्याएं माइनस के रूप में होती हैं, -1 -2 और -3। अब 0 को उधर जाएंगे तो +1, फिर उसके बाद +2, फिर उसके बाद +3। अर्थात जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, सभी ऋणात्मक संख्या फिर उसके बाद सभी धनात्मक संख्या एवं शून्य, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। दशमलव व भिन्न में जो संख्याएं न हो उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। फिर से एक बार देख लें, प्राकृतिक संख्या जिसे गिन सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनंत तक, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या, यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं।
फिर पूर्णांक किसे कहते हैं? दशमलव व भिन्न में जो संख्याएं न हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पर संख्या रेखा पे यदि देखा जाए तो इधर -1 होगा, -2 होगा, -3, तो ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। फिर 0 के बाद यदि देखा जाए तो +1 +2 +3, ये भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसके अलावा शून्य भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो ये आपका जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो, अर्थात P/Q के फॉर्म में हो और Q बराबर 0 न हो। तो यहाँ पे मान लीजिए 2/11 है, तो P की जगह 2 हो गया और Q की जगह 11 हो गया, अर्थात P/Q के फॉर्म में ये है। तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। फिर यहीं पर आपका 3/7 है, तो P बराबर 3 है और Q बराबर 7 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद 5/7 है, तो 5 क्या है? P के फॉर्म में है, P की जगह 5 हो गया है और Q की जगह 7 हो गया है, यह भी परिमेय संख्या होगा। 3/17 है, तो 3 क्या है? P की जगह पर है और Q की जगह पर 17 है, ये भी P/Q के फॉर्म में है। तो ये परिमेय संख्या हुआ। अब यहाँ पे मैंने कहा कि Q बराबर 0 न हो। यदि मान लीजिए कि P की जगह हमने 2 रख दिया और Q की जगह 0 रख दिया, तो जब इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनंत आ जाएगा। तो अर्थात Q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, अर्थात कहीं भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि Q बराबर 0 नहीं है। यदि Q बराबर 0 हो जाएगा तो ये इसका मान क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी यदि Q बराबर 0 है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो और Q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। अब दूसरा है अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जाए या P/Q के फॉर्म में न लिखा जाए, उसे क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √2, ये क्या है? P/Q के रूप में नहीं है। √3 P/Q के रूप में नहीं है। √5 P/Q के रूप में नहीं है। √7 P/Q के रूप में नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या पर एक क्वेश्चन है कि √16, √64, √360 अर्थात 36, √36 क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? तो अभी हमने आपको बताया कि रूट में जो संख्या होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप देखिए √16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। ठीक, अब 4 को हम 4/8 लिख सकते हैं, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में आ गया। तो P/Q के फॉर्म में जब आएगा तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। फिर उसके बाद √64 है, तो इसका वर्गमूल होता है 8। 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के फॉर्म में ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पर हम इसको परिमेय संख्या बोलेंगे क्योंकि यह P/Q के फॉर्म में आ जा रहा है, तो P/Q के फॉर्म में है तो इसको लिख देंगे। ठीक, परिमेय संख्या यह भी है क्योंकि यह क्या हो रहा है? P/Q के फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक, तो फिर इसी तरह से √36 को यदि हम 6 कर देंगे, ठीक, तो ये इसको 6/1 लिख सकते हैं, अर्थात यह भी क्या है? परिमेय संख्या है, अर्थात P/Q के फॉर्म में है। तो कहने का मतलब है कि यदि इस प्रकार का दिया जाए प्रश्न कि √16 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, ये परिमेय संख्या है। आपको उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पर समझा दिया। अब एक बात और आती है, पाई बराबर क्या होता है? 22/7। तो आप यहां पर देखिए पाई क्या है और 22/7 क्या है? ये P/Q के फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और
पाई क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के फॉर्म में नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो संख्या p/q के फॉर्म में हो और q बराबर 0 ना हो उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और जो p/q के फॉर्म में ना हो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, तो ये आपको हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगला है क्रमागत पूर्णांक संख्या। क्रम से आने वाली पूर्णांक संख्याओं को क्रमागत पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे 3 है, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, तो ये क्या हो गया, क्रमागत पूर्णांक संख्या हो गया। यदि यक्ष कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, यक्ष प्लस 1, यक्ष प्लस 2, यक्ष प्लस 3। तो यहाँ पर हमने कहा कि यक्ष कोई पूर्णांक हो, मान लीजिए यक्ष बराबर 2 है, तो यक्ष प्लस 1 अर्थात यक्ष का मान यहाँ पर 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह से यक्ष प्लस 2 बराबर यक्ष का मान यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 2 बराबर 4। इसी तरह से यक्ष प्लस 3, यक्ष का मान यहाँ पे 2 रख दिया और 3 हो गया, तो क्या हो गया, 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्रम से संख्याएं आपको प्राप्त हो जा रही हैं। 3, 4, 5, ये क्या हो गया, क्रमागत पूर्णांक संख्या हो गया। तो इस तरह से क्रमागत पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जिसे हम इस तरह से निकाल भी सकते हैं यदि यक्ष के फॉर्म में है तो। ये हो गया क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, अर्थात क्रम से आने वाली पूर्णांक संख्याओं को क्रमागत पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए क्रम से है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है और उसके बाद 6 है। यदि यक्ष कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक यक्ष प्लस 1, यक्ष प्लस 2, यक्ष प्लस 3 होगा। अर्थात यक्ष बराबर यदि 2 कह दें हम तो यक्ष प्लस 1 बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3, यक्ष प्लस 2 बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4, यक्ष प्लस 3 बराबर यक्ष की जगह 2 रख दिया हमने, 3 हो गया, 2 3 कितना हो गया, 5। तो ये क्या है, क्रमागत पूर्णांक संख्या है। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 से विभाजित हो जाएंगी, 2 से कट जाएंगी, 4 है और 6 है और 8 है। ये आप देख रहे हैं कि सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या किसे बोलते हैं, आप जानते भी होंगे। विषम संख्या किसे बोलते हैं, विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से न कटे, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5 और 7। तो यहाँ पर सम संख्याएं क्या होगी, फिर से एक बार देखिए, 2 से विभाजित हो जाए वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं, सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8। और विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे क्या कहा जाता है, विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो आशा करता हूं ये समझ गए होंगे। अब आइए आगे क्रमागत सम संख्या। क्रमागत, अब आगे आते हैं क्रमागत सम संख्या, अर्थात क्रम से जो सम संख्याएं आती हैं उसे क्या बोला जाता है, क्रमागत सम संख्या कहा जाता है। इसमें क्या होता है, 2 का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये संख्या क्या है, क्रम से आ रही है और इसमें 2 का अंतर है। 2 का अंतर मतलब 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा और 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा। तो 2 का अंतर है, इसलिए ये क्या है, क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब जैसे देखिए यक्ष प्लस 2, यक्ष प्लस 4 और यक्ष प्लस 6। यदि यक्ष बराबर सम संख्या है तो
तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, x + 2 होगी, x + 4 होगी, x + 6। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि मान लीजिए हम x बराबर 2 अर्थात कोई सम संख्या लेते हैं, x बराबर 2, 2 क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पर x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह 2 रख देंगे, 2 + 2 = 4, और यहाँ पर x + 4 है तो x + 4 रखेंगे और x की जगह 2 रखेंगे, 2 4 क्या हो जाएगा 6। फिर उसके बाद x + 6 है तो यहाँ पर x की जगह 2 रख देंगे और 6 रख देंगे, ये क्या हो जाएगा 8। तो आप देख रहे हैं क्रम से ये भी क्या है, क्रमागत सम संख्या है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। क्रम सम संख्या यदि x के फॉर्म में हो तो x का मान सम संख्या निकालकर ये सम संख्या रखकर उसको हम क्रमागत सम संख्या निकाल सकते हैं। अब आगे आइए क्रमागत विषम संख्या। अब आइए देखते हैं क्रमागत विषम संख्या। क्रम से आने वाली जो है विषम संख्याओं को क्रमागत संख्या कहा जाता है। तो क्रम से आने वाली विषम संख्याओं को क्रमागत विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। अब यहाँ x के फॉर्म में देखें तो x + 2, x + 4, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। अब यहाँ पर x बराबर क्या होगा, विषम संख्या होगा। x बराबर मान लीजिए हम यहाँ 1 रख देते हैं तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। अब यहाँ x + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 4 = 5। अब x + 6 बराबर क्या होगा, x की जगह हमने विषम संख्या रखा है, 1 + 6 / 7। ठीक, फिर उसके बाद x + 8 बराबर x की जगह 1 रख दिया +8 9। तो यदि x के फॉर्म में है तो आप देख रहे हैं क्रमागत विषम संख्या हमें प्राप्त हो गई। ठीक, ये क्या है, क्रमागत विषम संख्या अर्थात यह क्रम से आने वाली विषम संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, ये भी आप समझ गए होंगे। तो अभी हमने आपको समझाया क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या। भाज्य संख्या, अब आइए समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो जाए और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 4 क्या होगा, 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा, ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसके अलावा 6 देखिए, 6 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 किससे विभाजित होगा 1 से होगा, फिर उसके बाद 2 से होगा और फिर उसके बाद 4 से होगा। ठीक, तो ये क्या है, 4 क्या है, भाज्य संख्या। इसी तरह से 6 को देखिए, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। इसी तरह 8 को देखिए, 1 से होगा, 2 से होगा, फिर 4 से होगा और फिर 8 से विभाजित ये हो जाएगा। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब जैसे मान लीजिए 3 कर दें तो 3 क्या होगा, 1 से विभाजित होगा और ये 3 से विभाजित होगा और किसी संख्या से नहीं विभाजित होगा, तो ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो आशा करता हूं भाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। वही संख्या है जो 1 या अन्य किसी संख्या से कट जाए उसे क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक, बोलिए। अब आइए देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो केवल 1 से कटे या स्वयं उसी संख्या से कटे, उसे क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 3 देख लीजिए, 3 क्या होगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो ये क्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद 5 देख लीजिए, ये 1 से कटेगा और स्वयं उसी संख्या से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 7 है तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो 3 5 7 क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब आगे आइए सह अभाज्य संख्याएं। अब आइए सह अभाज्य संख्याएं, जैसे मान लीजिए 2 और 5 है, ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है, अर्थात इसमें एक उभय निष्ठ है, अर्थात एक इसमें कॉमन है यदि हम इसको गुणनखंड करें।
तो सबसे पहले गुणनखंड हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन हल्का सा आप यहाँ समझ लीजिए कि 2 को जैसे गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 इसको लिख सकते हैं। 5 को यदि देखा जाए तो 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब ये देखिए इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक। तो इसमें जब 1 कॉमन है तो ये संख्या क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी, अर्थात ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें एक उभयनिष्ठ हो या एक कॉमन हो उसे क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो 2 और 5 क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगी। फिर इसी तरह से 2 और 7 है, 2 का भी इसी तरह से करेंगे तो 2 गुणे 1, फिर उसके बाद 7 गुणे 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, अर्थात 1 यहाँ भी उपनिष्ठ है, तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसी तरह से आप अन्य संख्या देख सकते हैं 8 और 11, 8 और 11, ठीक। पहले 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 11 गुणे 1, और यहाँ पर भी आप 1 कर सकते हैं क्योंकि राशि वही आएगी जब गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है, 1 के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो यह भी क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगी। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। अभी आज आपको मैंने इस वीडियो में थोड़ी बेसिक चीजें बताई हैं, अब धीरे धीरे क्या होगा कि अन्य चीजें होंगी, इसके बाद स्थानीय एवं ज्याति मान निकालना बताएंगे, फिर जहां आवश्यकता होगी वहां आपको ट्रिक भी बताएंगे। आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। और ये मेनली डीएलएड के छात्रों के लिए है, और जो डीएलएड और टैट के छात्रों के लिए है, और उन छात्रों के लिए है जिन्हें गणित बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो हमारा ये आपसे आग्रह है कि इस चैनल को देखते रहिए, और एकदम सरलतम से सरलतम विधियों से मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, और जहां भी ट्रिक की आवश्यकता होगी वहां मैं आपको ट्रिक दूंगा। अभी बेसिक चीजें ये जानना अत्यंत आवश्यक है। दोनों रूपों से हम आपको गणित पढ़ाएंगे, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको गणित जल्द से जल्द आ जाए।